ख्वाहिश है कि ख्वाहिश ही ना हो, दर्द हो। दर्द हो तो दर्द की नुमाइश ना हो। बस तुझे आके आसमां हो जाऊं। अंग्रेजी भाषा का एक बहुत प्यारा वर्ड है क्लासी। क्लासी बनने के लिए उर्दू पे आना पड़ेगा कि ना तो मैं चोटी बनाता हूँ, ना मैं कंघी बनाता हूँ, मैं आप बीती को जगबीती बनाता हूँ। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे शो का नाम है डिटॉक्स, जिसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे सितारों से, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज से जिनसे जब भी आप मिलते हैं वो आपके दिल में उतर जाते हैं। उनकी बातें सुनने में आपको काफ़ी मज़ा आता है। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊं या उनसे मुलाकात करवाऊं, उससे पहले कुछ लाइनें हैं जो मैं बोलना चाहूंगी, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। मसला ये नहीं कि अब मसरूफ हो तुम, मसला ये नहीं कि अब मसरूफ हो तुम, मामला ये है कि मुझसे अब बहुत दूर हो तुम। मैं जब जब मोबाइल उठाकर पढ़ता हूँ तुमको, मैं जब जब मोबाइल उठाकर पढ़ता हूँ तुमको, मामला ये है कि लफ्ज़ों की हकीकत से अब बहुत दूर हो तुम। नहीं देखिए, आप अगर वाह वाह कर रहे हैं तो मुझे मत कीजिए, राशिद साहब को कीजिए जो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है राशिद जी आपका। और शाजी हमारे साथ हैं। ये मेरी तीसरी कोशिश है तलफ़्फ़ुज़ सही करने की, क्योंकि जब दो उर्दू के इतने जानने वाले लोग बैठे हो ना तो आपको बार बार सोचना पड़ता है। सबसे पहले तो ये जो शाम आप दिल्ली में लेकर आए हैं, क्या है इसका क्या मोटिव क्या है और क्यों आपने इस दिल्ली को चुना? उससे पहले मैं आता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। क्या जी। कभी किसी ने आपको ये कहा है कि आप एक बहुत मशहूर गायिका ऋचा शर्मा जैसी लगती हैं? कहा है कभी किसी ने आपसे? मैं ये आपने कह के ना इसको और एविडेंट कर दिया। हाँ, बहुत एविडेंट कर दिया। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया क्यों। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपने भी इसको जस्टिफाई कर दिया। और ऋचा जी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। हम भी थैंक यू बहुत सो बड़े फैन हैं मच। उनके। थैंक यू। बस यही जो भी मैंने किया, हमारी कोशिश भी यही है हाउ स्वीट। कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं, बहुत कम कह के बहुत ज्यादा कह जाएं। जी। ज़ब्ते इश्क इसका इंग्लिश उन्वान जो है वो कहता है पेशेंस ऑफ लव। जी। तो सब्र और मोहब्बत दोनों एक साथ। तो वही हम दिल्ली शहर को लेके आएँगे। दिल्ली हमारा शहर है। मेरी भी और शादी की भी शुरुआती दौर इंडिविजुअली अपनी-अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इसी शहर से हुई है। यहाँ के बाशिंदे थे। जी। तो हम एज़ म्यूज़िक डुओ ये हमारी फर्स्ट एल्बम है। हम डेब्यू कर रहे हैं। तो हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों ने जहाँ से शुरू किया है अलग-अलग, चलो एक साथ शुरू करते हैं। हाउ तो स्वीट। बस यही एजेंडा था यहाँ पे शुरू करने का। वाह! और वैसे भी कहते हैं ना कि दिल्ली दिलवालों का शहर है, तो इस दिलवालों के शहर से ज़्यादा खूबसूरत जगह क्या हो सकती बेशक। है। लेकिन हम आगे मौसीकी की बात करेंगे, आपकी कविताओं की, आपकी पोएट्री पे जाएँ, लेकिन सबसे पहले मिलिट्री में डिसिप्लिन सिखाया जाता है। जी। ये मिलिट्री में ये कौन-सी दवा आपके पास पहुँची, कौन-सी दुआ वो लगी कि पोएट्री में आप पहुँच गए? बहुत ही 2 एकदम अलग-अलग जॉनर्स हैं, जो अलग-अलग प्रोफ़ेशंस हैं। मिलिट्री से कैप्टन साहब कैसे कवि बने, इसके बारे में ज़रूर बताइए? एक्चुअली कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। जी। बट ये ज़रूर है कि आप जब वक़्त अकेले बिताते हैं, तो आप सुनना पसंद करते हैं कुछ चीज़ें, और बिल्कुल। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुकून देती है। तो मेरी शायरी या मेरी लिखावट का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है मोहम्मद रफ़ी साहब। अ, वाह! मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मतलब मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि उनके बारे में और जानने के लिए मैंने उनके बेटे शाहिद भाई से दोस्ती की कि मुझे और जानना है। तो मैं बहुत सुना उनको। जब उनको सुनने का शुरू किया तो समझ में आया कि अच्छा इसके पीछे लिखता कौन है? जी। तब वो शौक शुरू हुआ कि अच्छा मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, एस रवि, के यादव, ये बहुत बड़े-बड़े शायर हैं। जब अल्फाज समझ में आने लगे, उसी दौर में मेरा राब्ता एक मुशायरे में मुनव्वर राना साहब को सुनने का हुआ। इत्तेफ़ाक था वो। और वो इंसान मेरे लिए उस्ताद हैं, बिन मिले, बिन पूछे और बिन बताए, वो मेरे वाह! उस्ताद हैं। तो वो जो नज़्में या जो बातें अपनी कहते हैं, ख़ासकर उस रिश्ते के ऊपर जिसको हम सिर्फ़ आजकल इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हैं, माँ हुँ। या बहन। इन रिश्तों के ऊपर ना तो गालिब साहब लिख पाए थे इतना खूबसूरत, ना मीर तक़ी मीर,
या जॉन एलिया साहब या कोई और जो मुनव्वर राना साहब ने लिखा, मुझे वहां से हुआ कि नहीं यार कुछ तो लिखना चाहिए। और मेरे ख्याल में मेरी मेरी शुरुआत उनके उस एक बहुत प्यारा सा शेर है कि ना तो मैं चोटी बनाता हूँ, ना मैं कंघी बनाता हूँ, मैं आप बीती को जगबीती बनाता हूँ। क्या बात है! तो जो दुनिया देखते थे वो वही लिखते थे, तो मैंने भी वही कोशिश करी है, बस अब कोशिश चल ही रही है। वाह! क्या क्या बात कही है। और जब ये इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं, तो एक और खूबसूरत सा शख्स हमारे साथ है, शाज़ी हमारे साथ हैं। शाज़ी, आप अभी आपको गाते हुए सुना और मैं ज़रूर आपको कॉम्प्लीमेंट दूँगी कि क्या खूबसूरत और क्या ठहरी हुई आवाज़ है। और यहाँ बहुत सारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि भई कैसे सुन लिया? मैं आपको भी सुनवाऊँगी, रुकिए। लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात ये है कि ये सफ़र आज ज़ब्त इश्क हम जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा था? शुरुआती यही था, हमेशा से गज़लें गानी थी, क्या था वो सफ़र जिसने यहाँ तक पहुँचाया? शुरुआती तो ये नहीं था, मैं सच बताऊँ तो। शुरुआत में जब मैं सर से मिली, मैं सर की कंपनी है एनसिंक म्यूज़िक जिसमें आर्टिस्ट हूँ और उसी तरीके से मैं मिली थी, मैं कुछ शोज़ करना चाहती थी मुंबई में जब मैं गई थी एक रियलिटी शो की वजह से और उसके बाद जब वहाँ पे रहने का प्लान किया और अपने करियर को आगे बढ़ाने का सोचा, उस वक़्त जब सर से मुलाकात हुई तब तो कुछ अलग ही एम थे मेरी लाइफ़ के कि मुझे अच्छा परफॉर्मर बनना है, सिंगर बनना है, बॉलीवुड, म्यूज़िक, तब आप कमर्शियल गज़लें ही गाती थी या कुछ और? नहीं, मैं उस टाइम पे एक्चुअली फ़िल्मी गाने ज़्यादा गाती थी, जो कि ग़ज़लों से काफ़ी अलग हैं। मतलब इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो ग़ज़लें गाते हैं शायद वो और जो फ़िल्मी गाने गाते हैं वो दोनों काफ़ी अलग-अलग 2 कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि अपनी-अपनी जगहों पे जो चीज़ अच्छे से निभा सकें, बस वही निभा सकते हैं। वो मिथ था जो कि मेरे दिमाग में काफ़ी वक़्त तक चलता रहा। बट अगेन उसके बाद उन उन जगह से जब मैंने स्विच किया इन ग़ज़लों पे, ये नहीं कहूँगी कि मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया। मुझे आज भी कमर्शियल सिनेमा का म्यूज़िक बहुत पसंद है और मैं वो आज भी गाना पसंद करती हूँ, गाती भी हूँ। लेकिन हाँ, ये ग़ज़ल से एक ऐसा कह सकते हैं कि बिना जाने मुझे एक लगाव जो था, वो कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ सर के साथ उनकी पोएट्री सुनने के बाद कि मुझे शायद इस वाली मोहब्बत का पता नहीं था कि ये ग़ज़लों और शायरियों से क्या क्या चीज़ निकल सकती है। जी। क्या म्यूज़िक से और मैं जुड़ सकती हूँ। तो वो ज़ब्त इश्क और सर की ग़ज़लों के बाद जो ये एक हमारा कॉन्सर्ट बना, साज़ ही है जो एल्बम के लिए हम लोगों ने ग़ज़लें बनाई और उनको कंपाइल करके एक पूरी एल्बम तैयार करी। ये पूरा सफ़र काफ़ी मोड़ आए हैं उस पूरे सफ़र में और उन मोड़ से हम दोनों ने ही काफ़ी कुछ सी चीज़ें सीखी। स्पेशली अगर मैं एक सिंगर होने के नाते, एक म्यूज़िशियन होने के नाते बोलूँ, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी और वो एक बैरियर्स जो होते हैं हर एक सिंगर, एक म्यूज़िशियन अपने दायरे बना लेता है कि मुझे इनके अलावा कुछ नहीं गाना चाहिए या बनाना नहीं चाहिए। वो चीज़ें अब मेरे अंदर से जा चुकी हैं। वो एक डर, एक बैरियर हट चुका है। अब मुझे पता है कि अगर मैं एक सिंगर कहती हूँ खुद को तो मैं कुछ भी गा सकती हूँ। मैं किसी भी तरीके के जॉनर को उठा वाह! सकती हूँ और निभा सकती हूँ। इट्स अ बिग अचीवमेंट। और नहीं, नहीं, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। मैंने जो वादा किया है वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। और मैंने वादा किया था, आपने ज़िक्र भी किया, साज़ ही है। ये एल्बम रिलीज़ हो रही है, तो हम चाहेंगे कुछ अगर इसमें से सुना पाएँ आप तो। एक गज़ल है जो कि मेरी गज़ल तो ख़ैर सारी ही मेरी फ़ेवरेट है। जी। ये गज़ल जो कि हम लोगों ने काफ़ी कम वक़्त में बन गई और जिसको हम लोगों ने बहुत जल्दी इस पूरी एल्बम में क्योंकि हमारे पास बहुत सारी गज़लें थी, जिसमें से हमने चंद गज़लें इस एल्बम के लिए चूज़ करी है, जिसमें से ये जो एक गज़ल है जो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में था कि इसको तो रिलीज़ करना ही है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। अगेन सर ने लिखी है वो गज़ल और मैंने इसका म्यूज़िक बनाया है और हम दोनों ने मिलके इस पूरी गज़ल को तैयार किया है। हुँ, बस तुझे पाके आसमां हो जाऊं, बस तुझे पाके आसमां हो जाऊं, बाद उसके फिर चाहे मैं धुआं धुआं हो जाऊं, बाद उसके फिर चाहे मैं धुआं धुआं हो जाऊं, बस तुझे पाके। ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद
मुझे नहीं लगता, वैसे शायद मैंने गलत किया, मुझे गाना सबसे एंड में आपसे ये गज़ल सुननी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद तो अब सिर्फ सुकून ही आप सोच सकते हैं। लेकिन फिर मुझे राशिद जी नज़र आते हैं और मुझे लगता है उनके लिए बहुत सारे सवाल हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे उर्दू के बारे में, शायरी के बारे में, लेकिन आज का जो यूथ है, इंस्टा एज है, आप 1 मिनट से ज़्यादा अटेंशन रिटेंशन नहीं है, रील्स पे, स्क्रॉल्स पे चले गए हैं। ऐसे समय में ठहराव, तसल्ली से किसी को कविता और गज़ल सुनाना कितना मुश्किल है, और आपको लग रहा है कि शायरी उर्दू टिकी रहेगी उतनी, या है आज भी इसकी ज़रूरत? मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा पर्सनली नॉलेज है, इस भाषा को तकरीबन तकरीबन 900 साढ़े 900 साल हो गए हैं। अब तक तो कुछ हुआ नहीं इसका। लुप्त तो हुआ नहीं। जी। और जहां तक आपने बात की इंस्टाग्राम पे 1 मिनट की चीजें, आप यकीन मानिए मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, उस पे भी सबसे ज्यादा कंजम्पशन न्यू एज लड़के और लड़कियां उन्हीं गजलों की कुछ लाइनें, किसी की 2 लाइनें, किसी की 4 लाइनें कई दफे स्क्रॉल करके देखते हैं, सेव करते हैं और आपस में अपनी गर्लफ्रेंड को, घर वालों को, दोस्तों को शेयर करते हैं। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना कि आप जो सो कॉल्ड एक मुहावरा आजकल चलता है, बीइंग कूल, आप चाहे कूल कितना भी बन लें, उसी अंग्रेजी भाषा का एक बहुत प्यारा वर्ड है क्लासी। क्लासी बनने के लिए उर्दू पे आना पड़ेगा। एंड आई थिंक हर वो तबका, वो किसी भी उम्र का हो, किसी कम्युनिटी का, रिलीजन का, शहर का, गजल नज्म ऐसी चीजें हैं कि जो आप नहीं छोड़ पाएंगे। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, आप शायद उसको अग्री करेंगे जब आप रिसर्च करेंगे, कि लोग कहते हैं ना कि पुराने गाने नहीं चलते। उसके 2 रिसेंट एग्जाम्पल, अलका याग्निक इस साल ग्लोबली द मोस्ट सर्च्ड एंड मोस्ट लिसन्ड सिंगर है जी। on YouTube. At the same time, Mohammad Rafi Saab is still the highest streamed singer in the history, and he has been there since the time of Google's inception. तो अगर मैं ये कहूँ कि आज की उम्र के लोग नहीं सुनते रफी साहब को, तो ये मिथ है। हाँ, ये वहम जरूर है कि हमको कूल बनना है तो हम लोगों के सामने दिखाते नहीं कि हम रफी साहब को सुनते हैं, लेकिन वही दिल टूटे आशिक घूम फिर के अकेले रफी में तो उन्हीं साहब, को सुनते किशोर हैं। दा, मन्ना डे इधर ही आते हैं और उनको वही मजा देती है, वो जो सुकून है ना, क्योंकि इन गानों की लफ्ज, इन गानों में जो म्यूजिक का इस्तेमाल है या उनकी जो लिखावट है वो बड़ी सुकून परस्त है, तो आपको सुकून वही मिलता है। तो ये कहीं नहीं जाने वाला, ये है, ये रहेगा। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि सामने भले ही आप बीटीएस सुन ले, कोल्ड प्ले सुन ले, लेकिन अकेले में जब दिल टूटता है तो रफ़ी साहब, किशोर साहब यही याद आते हैं। लेकिन जब इन पुराने गानों का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक और नया ट्रेंड है, इन गानों को नई लीपा पोती के साथ रिमिक्स का नाम देके और सजा के पेश करना। तो ये जो नए पैकेट में पुराने माल की ये जो पूरी व्यवस्था है, कितना आपको लगता है कि ये सही है, कितना आपको पसंद है? खुद भी कभी रिमिक्स या इस तरह के जो नए पैकेट वाले गाने हैं सुनते हैं? नहीं मैडम, हम तो बिल्कुल ये कहेंगे कि जो लोग ये पैकेट बना रहे हैं वो बड़े गुणी हैं, तभी वो बना भी पा रहे हैं। अगर जी। गुणी नहीं होते तो नहीं बना पाते। जी। मैं कोई नहीं हूं कि उनको सुझाव दूं कि मत करो। भाई आपका शौक है, आपका मन है, आप करिए, आपको, आपकी शायद रोजी रोटी चलती है, आपका शौक आपको पसंद हो। लेकिन जहां तक बात है कि नए पैकेट में पुराना माल, ये तब भी वही होता था, जी। आज भी वही हो रहा है और आगे भी यही होगा कि वो घूम फिर के ना, आप रफी साहब, उनसे ऊपर ही नहीं उठ किशोर पाएंगे। कुमार, क्या नाम उनका, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, जी। आप इनकी गाने उठाएंगे। आपको बहुत रिसेंटली बताऊं, एक बहुत पुराना गाना था, कव्वाली, कव्वाली तो नहीं कहूंगा, नज्म टाइप के तरीके की थी, अताउल्ला खान साहब की। अभी मैंने बहुत रिसेंटली देखा कि एक बहुत बड़ी लेबल ने उसका रीमिक्स बनाया और गवाया है जुबिन नौटियाल से। मगर भाई तुम्हें क्या लगता है कि अताउल्ला खान साहब ने जो गाया था वो गलत था? जी। तो जब उन्होंने अच्छा गाया था तो क्यों? फिर दोबारा। अगेन दोबारा वही चीज कहूंगा कि वो कारीगर हैं। वो कारीगर को, जब तक वो कारीगरी नहीं करेगा तो आमदनी नहीं आएगी, आमदनी नहीं आएगी तो घर नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से वो, उसमें उसका दोष नहीं है, और वो भी वही कर रहा है क्योंकि जमाने को वो चाहिए, केटर, जो डिमांड एंड सप्लाई वाला सिस्टम है, और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
चलिए, तो ये डिमांड एंड सप्लाई चारों तरफ से बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, जैसे आपने कहा ना कि बाहर भले ही हम रीमिक्स सुन ले, कोल्ड प्ले सुन ले, बीटीएस सुन ले, लेकिन अंदर सुकून जब चाहिए तो आपको ये गज़लें, ये नज़में, यही वो तसल्ली, वो ठहराव देती हैं। चलते चलते जैसे हमने शाज़ी से एक गाना सुना, हम चाहेंगे अगर आप कुछ सुना दें हमारे दर्शकों को। ख्वाहिश है कि ख्वाहिश ही ना हो, दर्द हो, दर्द हो तो दर्द की नुमाइश ना हो। क्या बात है। ये ख्वाहिश है कि ख्वाहिश ही ना हो, दर्द हो तो दर्द की नुमाइश ना हो, हसरतें रोज मरती हैं मेरी बज़्म में, हसरतें रोज मरती हैं मेरे बज़्म में, मेरे सामने कोई फरमाइश ना हो। क्या बात है। तो और इश्क है मुसलसल किसी को किसी से, वाह, इश्क है मुसलसल किसी को किसी से, गर है तो फिर शिद्दतों की पैमाइश ना हो। क्या बात। और इसका शेर आखिर है कि तहरीर, तकरीर और तजुर्बे हैं बरकत मेरी। वाह। तहरीर, तकरीर और तजुर्बे हैं बरकत मेरी, मेरे अल्फाजों से मेरी शख्सियत की आजमाइश ना हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत। और जैसा मैंने कहा ना कि कुछ एंड के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बाद आप उसी में खो जाएं, तो शाज़ी से मैं और गज़लें इसके बाद सुनूंगी। आपको मैं इतना ही सुना सकती हूँ। अगर आपको सुनना है तो आप जाइए और गज़लें सुनिए। जो एल्बम अभी रिलीज़ होने वाली है वो इसी के लिए है कि आप वो जाएं और वो गज़लें सुने। तो बड़ी अच्छी इस बात मुझे इस इंटरव्यू से समझ में आई कि आप जो सुनना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन उर्दू, शायरी, मौसीकी ये हमेशा बनी रहेगी और इसे हम सुनते रहेंगे। न्यूज़ 18 हिंदी पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे डिटॉक्स। थैंक यू।